हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट आवर चैप्टर दैट इज बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है बायोडायवर्सिटी क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बायोडायवर्सिटी टर्म को सबसे पहले कॉइन किसने किया था, तो एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट ने। ठीक है, बायोडायवर्सिटी टर्म को कॉइन किया था, कॉइन बाय एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट। ठीक है, एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट ने बायोडायवर्सिटी टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, और इसे एक्सप्लेन किया था दैट सच टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच शो द वेरिएशन टू ईच अदर इन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था दैट सच टाइप ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म which show variation to each other in an ecosystem is known as biodiversity। ठीक है, एनिमल्स जब एक दूसरे से, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जब एक दूसरे से वेरिएशन शो करने लगते हैं कहाँ पे, तो इकोसिस्टम में, तो इसे ही हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। जिस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट ने। ठीक है, 15 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड 9 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, कितनी स्पीशीज, तो बायोडायवर्सिटी में 15 लाख प्लांट स्पीशीज और 9 लाख एनिमल स्पीशीज इन्वॉल्व है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट एट दिस टाइम। पहले जब इसकी बात, मतलब जब बायोडायवर्सिटी टर्म को कॉइन किया था एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट ने, तब 15 लाख स्पीशीज प्रेजेंट थी किसकी, प्लांट की। लेकिन नाउअडेज सिर्फ और सिर्फ 1 लाख स्पीशीज ही बची है, बाकी सब क्या हो चुकी है, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। और अगर बात करें 9 लाख एनिमल की, तो एनिमल की 9 लाख स्पीशीज में से सिर्फ और सिर्फ 3 लाख स्पीशीज ही आज के टाइम में बची हुई है, अदरवाइज सभी की सभी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए, एक वर्ड आता है यूनेप, यूएनईपी। यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशन इरेडिकेशन प्रोग्राम, 1902 एक्सप्लेन किया था बायोडायवर्सिटी को। ठीक है, देखिए बायोडायवर्सिटी का एक्सप्लेनेशन यूएनईपी इन द सेंस यूनाइटेड नेशन इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कब आया था, तो ये आया था 1992 में, और इसमें भी किसको एक्सप्लेन किया गया है, तो बायोडायवर्सिटी टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी समझ में आई, बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी टर्म को कॉइन किया था एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट ने। इनफैक्ट इसे एक्सप्लेन किया गया है यूएनईपी के द्वारा भी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा भी, कब 1992 में। तो देखिए, इसमें बताया गया है एडवर्ड विल्सन ने क्या बताया था कि ऐसे एनिमल प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से वेरिएशन शो करते हैं इकोसिस्टम में, इसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और जब इस चीज की बायोडायवर्सिटी टर्म से खोज की गई थी, तब जो है प्लांट की 15 लाख स्पीशीज पाई जाती थी, लेकिन आज के टाइम में 1 लाख स्पीशीज इसमें इन्वॉल्व है। और एनिमल की हम बात करें, एनिमल की 9 लाख स्पीशीज उस टाइम इन्वॉल्व थी, और आज के टाइम में 9 लाख स्पीशीज ही सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं लेवल एंड कंपोनेंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का लेवल क्या है और उसकी कंपोनेंट्स क्या है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट डायवर्सिटी के बारे में। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं लेवल एंड कंपोनेंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। ओके, तो हमें पढ़ना है लेवल एंड कंपोनेंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है लेवल एंड कंपोनेंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। लेवल कौन कौन से होते हैं बायोडायवर्सिटी के और कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब कुछ हमें स्टडी करना है। ठीक है, फर्स्ट है जेनेटिक डायवर्सिटी। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है जेनेटिक डायवर्सिटी। ठीक है, देखिए हम बात करें जेनेटिक डायवर्सिटी की, तो देखिए सबसे पहले लेवल एंड कंपोनेंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, और 3 टाइप में एक्सप्लेन किया गया है। अगर फर्स्ट टाइप है जेनेटिक डायवर्सिटी, तो इसकी हम बात करें दैट अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डायवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। ठीक है, सिंगल स्पीशीज
सिंगल स्पीसीज जो क्या कर रही हो, शो कर रही हो हाई डाइवर्सिटी शो कर रही हो किस पे, तो एट जेनेटिक लेवल, तो इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एग्जांपल में आ जाएगा इसका रॉ वोल्फिया सर्पेंटिया। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आ जाएगा रॉ वोल्फिया सर्पेंटिया। ये ग्रो करता है, ग्रोइंग कहाँ ग्रो करता है, डिफरेंट हिमालय रेंज पे, अलग अलग हिमालय रेंज पे क्या करता है, डेवलप करता है कौन, या फिर ग्रो करता है कौन, तो राउवोल्फिया सर्पेंटिया। ठीक है, इनफैक्ट वेरिएशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेट केमिकल, देखिए इसमें रेस्पिरेट केमिकल की वजह से क्या होता है, कुछ वेरिएशन शो होते हैं। राउवोल्फिया सर्पेंटिया के बारे में समझ में आया। देखिए यहां तक कि 50,000 स्पीशीज है राइस की और 1,000 स्पीशीज है मैंगो की जो कि ये शो करती है। ठीक है, 50,000 एक राउवोल्फिया सर्पेंटिया का एग्जांपल हुआ और 50,000 स्पीशीज है किसकी, राइस की। ठीक है, और 10,000 स्पीशीज है किसकी, मैंगो की, जो कि वेरिएशन शो करती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का वेरिएशन शो करती है। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब सेकंड पार्ट हमें पढ़ना है दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलिए हम समझते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। चलिए, तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट आप लोग काम यही करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक स्टूडेंट्स में। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, कैसी भी क्वेरीज हो, आप लोग उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को डाउट क्वेरी सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए समझते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है। सेकंड वन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी तो समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी ऑकर्स एट स्पीशीज लेवल। ठीक है, ये कहां होती है, तो ऑकर्स एट दिस लेवल, तो स्पीशीज लेवल। ठीक है, ऐसी डाइवर्सिटी जो कि स्पीशीज लेवल पे अगर हो उससे हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। एग्जांपल की बात करें तो एम्फीबियंस, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एम्फीबियंस। ठीक है, तो एम्फीबियंस की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट की ग्रेटर डाइवर्सिटी कहां होती है, तो ग्रेटर डाइवर्सिटी at Western Ghat than Eastern Ghat। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए स्पीशीज डाइवर्सिटी क्लियर हो गया। अब हमें सेकंड समझ में आ गया स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब थर्ड समझना है, तो देखिए अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो ये ऑर्गन होता है कहां, इकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, इस एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी क्लियर हो गया होगा। अब हमें स्टडी करना है कम्युनिटी डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, लेवल एंड कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो क्लियर हो गया। अब सेकंड है कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है दैट इज कम्युनिटी डाइवर्सिटी। चलिए हम इसे समझते हैं। ये भी 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, चलिए समझते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी है क्या। लेवल एंड कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी तो क्लियर हो गया। ओके, अब हमें स्टडी करना है कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या है, चलिए हम समझते हैं दैट व्हाट इज कम्युनिटी डाइवर्सिटी। देखिए द डाइवर्सिटी ऑफ एट सेम कम्युनिटी लेवल। ठीक है, जो कम्युनिटी लेवल पे उसे कम्युनिटी डाइवर्सिटी कहेंगे। कितने टाइप की, ये भी 3 टाइप की। फर्स्ट हमें स्टडी करना है इसमें अल्फा। ठीक है, अल्फा कैसे होता है, तो ऐसे अल्फा डाइवर्सिटी क्या है। देखिए अगर हम बात करें अल्फा डाइवर्सिटी की, देन ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज। अल्फा डाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज। ओके, अल्फा डाइवर्सिटी समझ में आया।
सेकंड होता है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट दी स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज, स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। बीटा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज के स्ट्रक्चर को, ठीक है। और थर्ड होता है दैट इज गामा, गामा स्पीसीज, गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, देखिए इसमें समझते हैं कि गामा डाइवर्सिटी तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द ड्यू टू जियोग्राफिकल चेंजिंग, one species replaces to another species, एक स्पीसीज क्या कर जाती है दूसरे स्पीसीज से रिप्लेस कर जाती है, क्यों? जियोग्राफिकल चेंजिंग की वजह से, ठीक है। समझ में आया? बायोडायवर्सिटी इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। देखिए बायोडायवर्सिटी की तरफ बात करूं तो पोल से इक्वेटर की तरफ क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। इनफैक्ट हाई बायोडायवर्सिटी ऑकर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा कहां पे होती है बायोडायवर्सिटी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या है। कम्युनिटी डाइवर्सिटी फर्स्ट इज द पॉइंट दैट इज ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को। फिर आता है बीटा डाइवर्सिटी जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज को, एंड देन आता है गामा डाइवर्सिटी जो रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू जियोग्राफिकल चेंजिंग क्या होता है? वन स्पीसीज रिप्लेस टू अनदर स्पीसीज, ठीक है। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट नहीं है? अब चलिए अब हमें समझना है बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की बायोडायवर्सिटी कैसी है, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट कैसा होता है। सबसे पहले समझते हैं इंडिया की बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया, बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया की बायोडायवर्सिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 ये एक्सप्लेन हुआ दैट टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एक्सप्लेन हुआ दैट टोटल नंबर of plants and animals species is near about 1.5 million, और यही 1.5 मिलियन स्पीसीज जो है वो शो करती हैं वेरिएशन टू व्हाट ईच अदर, ठीक है। IUCN 2004 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जो होती हैं, जब जो भी बोलो कितनी है 1.5 मिलियन के लगभग आसपास है, ये स्पीशीज शो करती है एक दूसरे से वेरिएशन। 7 to 6% स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना शो द वेरिएशन, ठीक है। 6% to 7% स्पीशीज ऑफ flora and fauna show the what variation, okay. So this is all about biodiversity of India. I hope आप लोगों को biodiversity of India का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब हमें समझना है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट कैसा है, चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट कैसा है, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था बाय नॉर्मन मेयर, साइंटिस्ट नॉर्मन मेयर, साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था कब? तो 1988 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए दो स्पीशीज व्हिच आर बिलोंग टू इंडेंजर्ड, ठीक है, दैट टेक प्लेस इन सिटू टाइप, ठीक है। जो स्पीशीज इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज
यानी कि अब लगभग क्या होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये किससे बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती है, बिलोंग टू इन सीटू कंजर्वेशन, जिसे हम मैन मेड कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, नोन एज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसी स्पीसीज जो कि अब विलुप्त होने वाली है दुनिया से, ठीक है, और ये बिलोंग कर रही होती है इन सीटू यानी कि मैन मेड कंजर्वेशन से, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट। कौन कौन से इसके एग्जांपल है, कौन कौन से हॉट स्पॉट एग्जांपल है, तो ईस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट और वेस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट, ठीक है। ऐसे हॉट स्पॉट यही दो हैं, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट एंड वेस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्लियर हो गया, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक। अब हमें समझना है बायोजियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से रीजन है जो कि बायोजियोलॉजिकल है, कहां पे, इंडिया में, चलिए समझते हैं। बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के बायोजियोग्राफिकल रीजन कौन कौन से हैं, चलिए हम समझते हैं, ठीक है। बायोजियोग्राफिकल रीजन मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ओरिजिन, एनवायरमेंटल रिलेशनशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, ठीक है। ओरिजिन, एनवायरमेंटल रिलेशनशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ऐसी जगह जहां पे किसी भी प्लांट और एनिमल के बारे में उसकी ओरिजिन बताई जाती है, उसकी एनवायरमेंटल रिलेशनशिप बताया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है उस प्लांट और एनिमल का, तो वही रीजन को हम बायोजियोग्राफिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। इंडिया में टोटल 10 जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, टोटल 10 जियोग्राफिकल रीजन्स आर प्रेजेंट इन वेयर, इन इंडिया, ठीक है। कुछ के हम नाम भी जानते हैं जो कि मोस्ट फेमस है, जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है ये, तो ये वेस्ट बंगाल में। फिर आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो ये है असम में। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। और एक अगर हम लास्ट समझ लें, दैट इज गिर नेशनल पार्क, तो ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, तो फर्स्ट नेशनल पार्क था आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कौन सा फर्स्ट नेशनल पार्क है, मतलब फर्स्ट जियोग्राफिकल रीजन है इंडिया का, ठीक है। गिर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, यहाँ पे एशियाटिक लायन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं के लिए बनाई है गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कहाँ है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। समझ में आया, ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क थे, अदरवाइज जियोग्राफिकल रीजन थे, अदरवाइज 10 टोटल जियोग्राफिकल रीजन प्रेजेंट है कहाँ, इंडिया में, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कॉजेस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, किस वजह से कुछ जो एनिमल्स है या फिर प्लांट स्पीशीज है, किस वजह से ये मतलब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है। चलिए समझते हैं हम इसे। causes of existence of
बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को हम समझते हैं। आई होप आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए, मोस्ट ऑफ स्पीशीज व्हिच आर शो द एक्जिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एंड सुटेबल प्लेसेस। देखिए, कुछ स्पीशीज जो है वो प्रॉपर और सुटेबल प्लेसेस की वजह से भी एग्जिस्ट हो जा रही है, मतलब कि खत्म हो जा रही है, एक्सटिंक्ट हो जा रही है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर एंड सुटेबल प्लेस की भी वजह से स्पीशीज क्या हो जा रही हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं। ठीक है, और देखिए इट हैव बीन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कॉज ऑफ एक्जिस्टेंस। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि कम्बैक्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू पॉल्यूशन। देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, उनके रहने की जगह को क्या कर देना, बर्बाद कर देना, एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्यों हो रहा है, कल मैंने बताया फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो मतलब लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से फ्रेगमेंटेशन। पॉल्यूशन, अब फ्रेगमेंटेशन क्या है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर चुका। इकोसिस्टम चैप्टर में आप लोग से चेक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन कॉजिंग द ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, व्हाट, ओवर पॉपुलेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है बताइए। डिफॉरेस्टेशन होने के एक फर्स्ट रीजन है दैट इज सॉइल इरोजन, सेकंड है एनिमल ग्रेजिंग, एनिमल ग्रेजिंग, एंड थर्ड है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। देखिए एनिमल ग्रेजिंग को हम लोग ओवर ग्रेजिंग के नाम से भी जानते हैं, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, तो ये वजह है डिफॉरेस्टेशन की। मोस्ट ऑफ स्पीशीज व्हिच आर एक्सिस्ट, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक्सिस्ट कर जाती है। बात में डोडो बर्ड की, जो कि मार्डियस पीपल के द्वारा क्या किया गया था, मार दिया गया था। इनकी अगर हम बात करें एक्जिस्टेंस ऑफ चीता की, तो चीता कैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो चीता जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से धीरे धीरे क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे, खत्म होने लगे। ठीक है, चलिए अब हमें समझना है रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक क्या बताती है, चलिए हम समझते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड डाटा बुक। देखिए रेड डाटा बुक की अगर हम बात करें तो ये क्या है, क्या बताती है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिटी, दो स्पीशीज व्हिच आर सफरिंग फ्रॉम endangered कैटेगरी डाटा मेंशन इन रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में कौन सी कैटेगरी मेंशन होती है, तो जो कि क्या होती है, endangered स्पीशीज होती है, उसे हम मेंशन करते हैं, उसके बारे में टोटल मेंशन होता है। किसमें, रेड डाटा बुक में मेंशन होता है endangered स्पीशीज की कैटेगरी में जो भी स्पीशीज आ रही है उनके बारे में। ठीक है, देखिए रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें रेड क्रॉस डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को, 8 मई। ठीक है, समझ में आया रेड डाटा बुक के बारे में, क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं है। अब चलिए अब समझते हैं IUCN क्या है। मैंने बताया IUCN 2004 के अकॉर्डिंग, तो IUCN है क्या, वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूं। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कब इसको डिस्कवरी की गई, 1948 में। ठीक है, गिव द फॉलोइंग इवेंट फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज। देखिए इन्होंने इंडेंजर्ड ई स्पीशीज कहा, तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले इंडेंजर्ड ई स्पीशीज कौन सी होती है, तो इंडेंजर्ड ई स्पीशीज की अगर हम बात करें, देखिए इंडेंजर्ड ई स्पीशीज, इंडेंजर्ड ई स्पीशीज क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसे समझते हैं। देखिए in this category those species are included which most species are exist due to destruction of habitat। किस वजह से गायब हो रही है स्पीशीज, तो ड्यू टू
डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, उनके रहने की जगह बर्बाद हो जाने की वजह से अगर कोई स्पीसीज विलुप्त हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड ई स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट लाया गया था जो कि टाइगर एक्ट है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो टाइगर एक्ट की अगर हम बात करें, टाइगर एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था टाइगर एक्ट, तो 1972 में। ठीक है, क्लियर हो गया एंडेंजर्ड ई स्पीसीज। अब देखिए, अब समझते हैं वुलनरेबल स्पीसीज कौन सी होती हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं वुलनरेबल स्पीसीज के बारे में। वुलनरेबल स्पीसीज, वुलनरेबल स्पीसीज में वो स्पीसीज आती हैं जो इंक्लूड नंबर ऑफ स्लोली डिक्रीज। ठीक है, वुलनरेबल स्पीसीज इन द सेंस नंबर ऑफ, मतलब ये समझ लीजिए स्लोली डिक्रीज, मतलब जो स्पीसीज क्या हो रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, स्लोली डिक्रीज हो रही है, उम्मीद है कि क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, वो आती है वुलनरेबल स्पीसीज में, लेकिन उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, रेयर स्पीसीज में कौन सी स्पीसीज आती है, रेयर स्पीसीज। अगर हम बात करें रेयर स्पीसीज की, जिनमें वो स्पीसीज आती हैं जो वेरी फ्यू नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अदर क्लाइमेट्स। ठीक है, वेरी फ्यू नंबर्स, very few are distributed other climates, बहुत ही कम जो है वो अलग अलग क्लाइमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, अदरवाइज इतने दिन क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो उसमें वो होती है रेयर स्पीसीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इनडिटरमिनेट स्पीसीज कौन सी होती है। ठीक है, वुलनरेबल स्पीसीज भी क्लियर हो गया, रेयर स्पीसीज भी क्लियर हो गया। अब आता है इनडिटरमिनेट स्पीसीज। इनडिटरमिनेट स्पीसीज ये कौन सी स्पीसीज है, देखिए इनडिटरमिनेट स्पीसीज की अगर हम बात करें तो ये नॉट क्लैरिफाइड देयर स्पीसीज इज एग्जिस्ट, मतलब क्लैरिफाई नहीं हो पाता है, डज नॉट क्लैरिफाई दैट देयर स्पीसीज आर एग्जिस्ट और नॉट, ये क्लियर नहीं हो पाता है कि वो स्पीसीज अब है भी या खत्म हो चुकी है। उन स्पीसीज को हम रखते हैं इनडिटरमिनेट स्पीसीज, मतलब कहीं से पता चल रहा है कि नहीं वो स्पीसीज पाई जा रही है, अदरवाइज ऐसे रिसर्च से पता चल रहा है कि वो स्पीसीज क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो वो आती है इनडिटरमिनेट स्पीसीज में। एक्सटिंक्ट क्या होता है कि वो स्पीसीज जो कि क्या हो चुकी है, मोस्टली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लगभग एक्सटिंक्ट थी, एकदम खत्म हो चुकी है, वो होती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ विल्ड एनिमल्स इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ विल्ड एनिमल्स इन इंडिया भी कहते हैं। ये टॉपिक क्या कहता है, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ विल्ड लाइफ एनिमल्स इन इंडिया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ विल्ड एनिमल्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये टॉपिक क्या बताता है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए 1952 में 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। ठीक है, 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था इंडियन बोर्ड ऑफ विल्ड लाइफ, और ये बोर्ड कुछ एक्ट दिया कब, तो 1972 में। ठीक है, जिसका नाम था विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसमें बताया गया था मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स स्पीसीज और उनके मतलब सेंचुरीज, ये सब के बारे में बताया गया। ठीक है, कंजर्वेशन जो होता है ना वो टू टाइप, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कितने टाइप का है, ये है टू टाइप का। ठीक है, कौन से है ये टू टाइप,
conservation, and second one is ex situ conservation। क्लियर हो गया? इन्हीं दोनों के बारे में हमें स्टडी करना है। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन के बारे में हमें स्टडी करना है। चलिए हम समझते हैं इन सितु कंजर्वेशन के बारे में, एंड देन हम स्टडी करेंगे एक्स सितु कंजर्वेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट एक्स सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन क्या कहता है, क्या बताता है, चलिए हम समझते हैं। एंड देन हम स्टडी करेंगे इन सितु कंजर्वेशन के बारे में, और फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है। 1983 में, कब, 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान दिया गया था, जिसके कुछ रूल्स थे। तो ये रूल्स कौन कौन से थे, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कब दिया गया, 1983 में, ठीक है, एक्स सितु कंजर्वेशन। जिसके कुछ रूल्स थे। रूल्स क्या था, हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज आर टेकन प्लेस। हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज को इधर रखा गया, ठीक है, हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज को क्या किया जाए, रखा जाए, उनकी केयर की जाए, और उनकी क्या किया जाए, लाइफ को, मतलब उनकी एक्सटेंशन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, मतलब उनकी जो भी जनरेशन उनको बढ़ाया जाए, ताकि विलुप्त ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो। द स्पीशीज आर रिहैबिटेशन इन नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, रिहैबिटेशन, उनको रिहैबिटेट प्रोवाइड किया जाए, रिहैबिटेशन इन नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए और रिहैबिटेट किया जाए, यानी फिर से उनको हैबिटेशन दिया जाए, ठीक है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड हैबिटेट, हैबिटेट का तो समझ में आ गया, ठीक है, और प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए, प्रॉपर अरेंजमेंट किस चीज की, तो ब्रीडिंग की एंड फीडिंग की, इनफैक्ट हैबिटेट के लिए क्या किया जाए, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है। और इस अरेंजमेंट के लिए बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल म्यूजियम, इस प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए क्या क्या आया, तो बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल म्यूजियम और सीड बैंक और टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक टॉपिक है जो कि पूछना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है हमारे लास्ट चैप्टर्स में, ठीक है, तो आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक्स सितु कंजर्वेशन समझ में आ गया। एक्स सितु कंजर्वेशन नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ये 1983 में दिया गया। कुछ रूल्स थे कि हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज की केयर की जाए, रिहैबिटेशन यानी कि अगर कोई स्पीशीज जिसका हैबिटेट खत्म हो गया है, हैबिटेट किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसको क्या किया जाए, रिहैबिटेट किया जाए, मतलब रिहैबिटेशन प्रोवाइड किया जाए। प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए किस चीज का, ब्रीडिंग का और फीडिंग का। प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल म्यूजियम, सीड बैंक और टिश्यू कल्चर का क्या किया गया, डिस्कवरी किया गया। अब आते हैं इन सितु कंजर्वेशन पे। इन सितु कंजर्वेशन क्या है और फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सेकंड वन इज इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन क्या है, चलिए हम इसे समझते हैं, ठीक है। इन सितु कंजर्वेशन यानी कि मैन मेड अरेंजमेंट, सिंपल सी बात है। इन सितु कंजर्वेशन इन द सेंस मैन मेड अरेंजमेंट। मैन मेड अरेंजमेंट का कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसके लिए क्या करना, मैन मेड अरेंजमेंट करना, ताकि वो कंजर्व होकर रह सके। इसके लिए 4 टाइप्स इसके टोटल है, ठीक है। इससे कितने टाइप है, तो 4 टाइप्स है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमें स्टडी करना है नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। ओके, देखिए 1936 में, कब, 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका एग्जांपल देखिए 1936 में ये कहा गया कि नेशनल पार्क बनने चाहिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। एनिमल कंजर्वेशन में, एनिमल कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क बनना चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क की क्या किया गया, मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया, ठीक है। अब सेकंड होता है सेंचुरी। फर्स्ट नेशनल पार्क, सेकंड वन इज सेंचुरी। वी हैव सेंचुरी। देखिए सेंचुरीज क्या होती है, तो सेंचुरी का मेन एम ये होता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। आप देखिए कितने भी हैं सितु का, तो मेन एम यही है कि एनिमल को क्या करना है, कंजर्व करना, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सर्कमस्टेंसेस। इसमें क्या होता है कि ध्यान रखना जाता है कि डज नॉट अफेक्टेड, डज नॉट
अफेक्टेड, कोई भी ग्रेड एनिमल है उसको किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है सेंचुरी का काम। थर्ड होता है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व क्या है? देखिए अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व 1972 से 1973 में, 1972 टू 1973 टाइगर प्रोजेक्ट जो था उसको एप्लीकेबल किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट एप्लीकेबल किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट को क्या किया गया, अप्लाई किया गया, एप्लीकेबल हो गया, मतलब उसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बनाया गया 1972 से 1973 में, ठीक है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं? 19 है, ठीक है। इन इंडिया टोटल 19 टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। इंडिया में टोटल 19 टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ वन डी, दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनेस्को जो है 1986 में 1986 में बताया था कि बायोस्फीयर में कैसे ह्यूमन की निगरानी में, इंसानों की निगरानी में कैसे एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाए, ठीक है। टोटल 14 बायोस्फीयर है वर्ल्ड में, 14 बायोस्फीयर आर इन दी वर्ल्ड प्रेजेंट। टोटल 14 बायोस्फीयर पूरी दुनिया मिला करके प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इन सितु कंजर्वेशन का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा ये चैप्टर में क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। डायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हमें इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट है अगर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करिए और सभी वीडियोस को आप लोग देखिए, एग्जाम में इजी टू लर्न ये सब रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।